ओबीसी आरक्षण को केवल तमाचा नहीं है, सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को जीरो कर दिया यहाँ। कुछ सेक्शन ऐसा भी है कि उनको इकोनॉमिकल बुनियाद पर भी न्याय मिलना चाहिए और सोशल जस्टिस के पाले के साथ उनको जोड़ना चाहिए। इस टाइप का फैसला है, यानी अवैज्ञानिक फैसला है ये। ओबीसी आरक्षण को केवल तमाचा नहीं है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण ने बहुत जद्दोजहद किया है, ध्यान में रखो आप, बहुत संघर्ष झेले हैं, बहुत पापड़ बेले हैं। संविधान में होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पे बहुत हालत खराब हुई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर। दूसरी बात ऐसी है, सामाजिक न्याय तो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है, सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को जीरो कर दिया यहां पर। उनका कहना ऐसा कि सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल ही नहीं है एक प्रिंसिपल जिसको डेवलपमेंट के प्रोसेस में उसको ये प्रोसेस का एक पार्ट करना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि नहीं, कुछ सेक्शन ऐसा भी है कि उनको इकोनॉमिकल बुनियाद पर भी न्याय मिलना चाहिए और सोशल जस्टिस के पाले के साथ उनको जोड़ना चाहिए। इस टाइप का फैसला है, यानी अवैज्ञानिक फैसला है ये। तीसरी बात है, ये 15% वाले, ये 10, खास करके भारत में जिस सवर्ण की बात कर रहे हैं उनकी तादाद कितनी होगी? 15% या 20%, यानी 20% को 80% का जो न्याय है उसके साथ में बराबरी का आंकने का ये फैसला है। इस टाइप का फैसला है, उसको ही समझो आप। और एक महत्वपूर्ण बात है, क्या आप 27 मंत्री लेते हो ना? केंद्र सरकार जब 27 पिछड़ों के मंत्री लेते हैं तो बात करते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में ऐसा लगता है कि ये तराजू है, ये तराजू का एक पाला है, वो पिछड़ों के बारे में न्याय नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग उस तराजू का पाला साथ में होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। इसके लिए पिछड़ों को हम लोग मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में उनकी संख्या 27 हम लोग कर रहे हैं और ले रहे हैं उनको, और मंत्री परिषद में उनको दूसरे पाले के साथ में बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि विकास की प्रक्रिया में जो वर्ग पिछड़ा नहीं रहा है, सामाजिक पिछड़ा नहीं रहा है, उसको ये पूरे स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के प्रोसेस में ऊपर का औहदा बार बार मिलते रहा है और ऊपर के विकास की प्रक्रिया में वो सबसे ज्यादा तादाद में रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि पिछड़ों को इस प्रक्रिया में जोड़ना चाहिए। हम अगर पिछड़ों का आज जोड़ने की बात कर रहे हैं तो जो ऊपर के पाले में है उनको आज पिछड़ों के नीचे रिजर्वेशन देने की कैसी बात करें तो विरोधाभासी फैसला हो गया। किस तरीके से फैसला हो गया? तीसरी बात ऐसी एक महत्वपूर्ण बात है, पिछड़ों को आरक्षण के लिए 11 मानदंड बने थे मंडल कमीशन में। कितने बनाए थे? 11 मंडल कमीशन। 4 सामाजिक थे, 4 सामाजिक थे, 3 शैक्षिक थे और 4 इकोनॉमिकल थे। बराबर है? उस बुनियाद पर, क्या बुनियाद थी एक आपको बता रहा हूं कि ऐसा समूह, ऐसी जाति जिन जातियों की महिला 25% से ज्यादा राज्यों के एवरेज में मेहनत करती है और मेहनत करके अपने परिवार को पालती है, परिवार को मदद करती है। ये इंडिकेटर है उसका। दूसरा ऐसा है, उसमें इंडिकेटर ऐसा है कि ऐसा समूह, ऐसी जाति जिनकी बच्चियां राज्य के एवरेज से 25% पहले क्लास कक्षा में जाती नहीं है, कम, उससे अधिक स्कूल के बाहर रहती है, 25% से अधिक स्कूल के बाहर रहती है। ये महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में ये इंडिकेटर है कि पिछड़े, सामाजिक पिछड़ेपन का एक इंडिकेटर है, पिछड़े वर्ग के इंडिकेटर में एक इंडिकेटर है। ये 11 इंडिकेटर है।
दूसरा ऐसा है कि कौन से घर में रहते हैं वो, जो घर जो घर एवरेज में घर है, उस घर के 25% जो आबादी है, वो समूह है, वो जाति है, वो 25% अधिक कच्चे घरों में रहती है। यह है एक मानदंड था पिछड़े वर्ग के लिए। ये 11 मानदंडों में से एक मानदंड है, और उसके बुनियाद पर उसकी पड़ताल हुई, जांच हुई, वो डाटा कलेक्ट किया गया गांव-गांव जाके, घूम घूम के, और उस बुनियाद पर पिछड़े वर्ग का एक रिपोर्ट बना। मंडल कमीशन ने बनाया, काका कालेलकर ने बनाया। वो रिपोर्ट बनाने के बाद फिर उसको रिजर्वेशन मिला। इसका मतलब यह है कि पिछड़े वर्ग, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, जिसको संविधान में अनुच्छेद है, उसका सेपरेट अनुच्छेद है 340 जांच पड़ताल करने के लिए, और उसके बुनियाद पर एक रिपोर्ट बनती है, और रिपोर्ट बनने के बाद में फिर रिजर्वेशन की अनुशंसा होती है, और अनुशंसा जो राजनीतिक ताकत है उनके अपने फैसलों पे लागू होता है वो, और उसके बाद में फिर आरक्षण मिलता है। 40 साल लगे पिछड़ों को आरक्षण मिलने के लिए। और जो आरक्षण आज देने की बात कर रहे हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस के नाम से, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अलावा जो वर्ग रह गया है, जो जाति समूह रह गया है, उनके लिए आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, आप उसके लिए तुरंत फैसले करते हो। ये भेदभाव क्यों है फैसले में? लेकिन भाव एक सवाल बनता है, भेदभाव क्यों है? आप डिस्क्रिमिनेशन तो मानते नहीं हो, और फैसले में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, उसको कौन देखेगा? कोई भगवान आएगा क्या ऊपर से देखने के लिए? भाव लेकिन सवाल बनता है कि SC ST OBC की संख्या बड़ी है पार्लियामेंट में, और देखिए बहन मायावती, अखिलेश यादव, स्टालिन को छोड़ करके बाकी लोग तो इसका स्वागत ही कर रहे हैं। और एक तो ये तो एक तरीके से इन पर सवाल बनता है। ये कैसा है? ये उस तरीके से फैसला नहीं, ये कैसा है? वो जातिगत मानना है। आपने हम पर आरक्षण देकर बहुत मेहरबानी की, देखो इस तरीके से है वो। आपने हमको, आपने सब जो भी है, जो सत्ता में रहे आज तक, 2500 साल तक, आपने हमको आरक्षण देकर मेहरबानी की। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ मिलता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। ये लाइन में आता है वो। ये आपकी व्याख्या की लीडर ये कर रहे हैं। उसकी कोई बुनियाद, वो संवैधानिक बुनियाद बता नहीं सकते। मेरा तो ये मानना है कि आप उसको अगर मान रहे हो, आप अगर पिछड़े रहने के बाद वो आरक्षण को मान रहे हैं, इसका मतलब है आपके सामाजिक न्याय और आपके आरक्षण को आपने उनके बराबर में लाके खड़ा कर दिया। आपने अपने मुंह पर आपने खुद को तमाचा मारा है, ध्यान में रखो। लेकिन एक सवाल आपसे, ये बात है, हमारे दर्शकों को थोड़ा शिक्षित करिए, हमें भी, कि जो आरक्षण है एग्जिस्टिंग SC ST OBC का, उसमें सरकारी के अलावा क्या प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण है? नहीं है ना, कहाँ है? प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में नहीं है। नहीं है, लेकिन सरकार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से उनसे पैसा लेती है, और वो अपने सोशल प्रोजेक्ट में लगाती है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं बनाया उन्होंने। बिल्कुल भाव, लेकिन नितिन भाव, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है 103, और उसमें जो ये EWS कोटा है वो प्राइवेट सेक्टर को भी लागू होता है। इस डिस्क्रिमिनेशन को समझा जाना चाहिए। 16(6) कहता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों जगह। तो ये तो एक तरफ जो है, उसी पार्लियामेंट में जहां SC ST OBC लीडर थे, उनको कम से कम उसी वक्त OBC ये एग्जिस्टिंग कोटा में भी ये प्रावधान करवाना चाहिए था मिनिमम, या देश की जो भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली पार्टी है, उनके भी प्रवक्ता का स्टेटमेंट इसके समर्थन में आया है, आएगा ही। और जिन्होंने इस संविधान में इसको लेकर संशोधन बिल लाया था, उस पार्टी का भी इसके समर्थन में एक स्टेटमेंट आया है। तो सब समर्थक थे। अब सवाल उनका नहीं है, उन पार्टी के हम लोग, यानी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने राजनीतिक बातें करती है, और राजनीतिक बातें करके सत्ता में पहुंचने का काम करती है। सवाल उनका नहीं है, सवाल संविधानिक प्रोविजन का है, सवाल संविधान का है, सवाल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का है। उस संविधान को मानकर, उस संविधान के छत्र छाया में तो हम पिछड़े वर्ग के लोग न्याय की गुहार कर सकते हैं, दूसरे किसके सामने कर सकते हैं?
इन राजनीतिक पक्ष कोई हमारे गुहार लगाने वाले कोई केंद्र नहीं है, इनके तरफ हम नहीं जाते गुहार लगाने के लिए। उस पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्रोसेस करके हम लोग जाते हैं उनके तरफ। सवाल हमारी गुहार संविधान को सामने होती है, और संविधान ही हमको लगता है कि हमारे न्याय के लिए बुनियाद है, बाकी कोई हम बुनियाद मानते नहीं है। और उसके परिप्रेक्ष्य में तमाम फैसलों को देखना है हमको, इनके फैसलों को देख के नहीं करना है। ये पार्टियां क्या फैसला कर रही है, किसका समर्थन कर रही है, क्या बात कर रही है, वो हमारे दायरे में नहीं आ सकता है। हमारे दायरे में हमारा जो हमारे नापने का तरीका संवैधानिक मूल्य होना चाहिए। उसके मूल्य, उसकी बुनियाद और उसके मौलिक अधिकार जो है, उसके बुनियाद पर ही हमको ये जांचना और परखना है। ये जो इनके बुनियाद पर परखेंगे तो ये सब सब्जेक्टिव हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी संविधान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाव। फिर फैसला पढ़कर हम लोग और बातचीत करेंगे और दूसरे एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे। नोट करिए कि जो एग्जिस्टिंग SC ST OBC कोटा है उसमें प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण नहीं है, लेकिन जो ये कथित EWS कोटा है जिसे हम सवर्ण कोटा मानते हैं, उसमें अपनी ही ओर से प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो ऐसे कई पहलू हैं, इस लिहाज से मुझे लगता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि संविधान ने जो पिछड़ों के न्याय के लिए और उनके लिए समानता के दौड़ में वो अग्रेसित हो, इसके लिए जो प्रावधान है, वो प्रावधान का जो परिणाम है वो भी अभी और बहुत दूर है। इसका मतलब इस फैसले से पता चलता है। और जो सालों साल तक जो सत्ता में रहे, निर्णय प्रक्रिया में रहे, न्यायपालिका भाव, इस फैसले से ये भी पता चलता है कि न्यायपालिका में जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक OBC SC ST समूहों से, महिला समूहों से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तब तक ऐसे फैसले आते रहेंगे।